Hello student, how are you? Welcome back to your YouTube चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आपको आज YouTube चैनल का जो नया नाम सुनने में आया है वो सही में है, क्योंकि मैंने क्या किया है, जो पहले नाम था मैथ विथ अविनाश सर उसको चेंज कर दिया है और आज से आप इस चैनल को मैथ सक्सेस मंत्रा के नाम से सर्च करेंगे तो मिलेगा। स्टूडेंट, पिछली क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे? आप लोग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने बताया था कि कैसे किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। और टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व कर चुके थे और आज हम लेकर आए हैं 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस और इसको सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब बाय एडजॉइंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। और ये एग्जाम्पल यहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे कि पहला है x + 2y + z = 7, x + 3z = 11 और 2x - 3y = 1। इसको सॉल्व करके x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको क्या करनी है? इसको सॉल्व करके x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि पहले तो जो गिवन इक्वेशंस हो गए उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे। इसमें केवल पहला इक्वेशन ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज है, x 2y z और 7। इसी में तीनों टर्म दिख रहा है और इधर कांस्टेंट दिख रहा है। इसमें केवल 2 वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल नहीं होगा इस टाइप के इक्वेशन में, जो वेरिएबल नहीं होगा, जैसे इस वाले में y नहीं है तो y वाला टर्म लिख लेंगे और y का कोएफिशिएंट क्या कर देंगे? 0, क्योंकि इसकी भी वैल्यू तो 0 होती है। और यदि इसमें 0 जोड़ भी दे तो इसकी कोई वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो वेरिएबल ना दिया हो उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे और इसका कोएफिशिएंट क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ये वाला इक्वेशन बन जाएगा x + 0y + 3z = 11। ये बन जाएगा। ये इक्वेशन क्या बनेगा? ये बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि जगह मेरे पास कम है तो हम इसी को हटा रहे हैं। आप क्या करिएगा? फ्रेश लिखिएगा। ये हो जाएगा x + 0y + 3z = 11। और ये देखो इसमें क्या है? z नहीं है तो यहाँ z इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x - 3y + 0z = 1। और इसकी जगह पर इसको रख देंगे तो हो जाएगा 2x + -3y + 0z = 1। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तीनों को हमने चेंज कर लिया। जो पहले इक्वेशन दिए हुए थे वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं थे, क्योंकि दूसरे वाले में ये y का टर्म नहीं था। y का टर्म नहीं दिया रहेगा या जो भी टर्म नहीं दिया रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे? उसमें इंट्रोड्यूस कर लेंगे और उसका कोएफिशिएंट हम क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। जैसे यहाँ z नहीं था तो z हमने लाया और z का कोएफिशिएंट क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे? जो गिवन इक्वेशंस होंगे उनको हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे? ध्यान से देखिए। बताए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जैसे टू वेरिएबल था, 2 इक्वेशन थे, तो कैसे लिखते हैं उसी तरह यहाँ भी लिखना है। बहुत आसान है लिखना। पहले तो एक मैट्रिक्स बनाओ जो इनके कोएफिशिएंट से बने। देखो क्या होगा, 1 2 1। इसका कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट 1। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 0 और z का कोएफिशिएंट 3। x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -3 और z का कोएफिशिएंट 0। ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा? x y z। लिखने का ये तरीका है। और ये हो जाएगा आपका 7 11 और 1। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें भी हमने क्या किया है, जो गिवन इक्वेशंस है उसको ऐसे हमने लिखा है। अब आप जानते ही हो कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या देते हैं हम? A देते हैं। इसका क्या देते हैं? x देते हैं। और इसका क्या नाम देते हैं? B देते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए therefore ax = b। ये हो गया। अब यहाँ पर और लिख लीजिए कि a की वैल्यू क्या है। a क्या है आपका? 1 2 1 1 0 3 2 -3 0 है। और x क्या है? x है x y z। और जो b है आपका कितना है? 7 11 1।
सबको दिख रहा है? ध्यान से देखिए, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है? चलिए दिखाते हैं आपको। चलो ये हो गया। अब जब यहाँ पर हम लिख लेते हैं तब हमको क्या करनी पड़ती है, क्योंकि सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, लिखिए फ्रॉम फर्स्ट। आपको बताए थे कि आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट जो आता है वही लिख देते हैं। ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या आता है, ए इनवर्स बी आता है, और ये आएगा सॉल्यूशन। और इसमें यदि हमको ए इनवर्स पता रहता मुझे तो मैं यहाँ ए इनवर्स लिख देता और बी दिया ही हुआ है रख के मल्टीप्लाई कर देता, वही एक्स की वैल्यू आ जाती। एक्स मतलब एक्स वाई जेड आ जाता। लेकिन ए इनवर्स तो मालूम नहीं है, तो हमको ए मालूम है। हमको क्या मालूम है, ए मालूम है, और इस ए की हेल्प से हम ए इनवर्स निकालेंगे। चूँकि यहाँ ये सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालेंगे। और एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स कैसे निकालेंगे आपको 2x2 के लिए बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए एडजॉइंट मेथड से कैसे 3x3 का इन्वर्स निकाला जाएगा, ये भी इसमें इंक्लूडेड है, ये भी इसमें बताया जाएगा। और यदि वहाँ पर मैंने नहीं बताया है इन्वर्स निकालते वक्त 3x3, तो यहाँ देख लीजिए कि 3x3 का कैसे हम इन्वर्स निकालेंगे। तो पहला तो काम है कि इसी का हमको इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। और किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालने के लिए पहले उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं, या सॉल्यूशन निकालने के लिए भी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं। और यदि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट जीरो होता है तभी उसका सॉल्यूशन आता, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आता है, या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दोनों चीज़ें हैं। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए भी जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हैं उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और सॉल्यूशन यूनिक हो उसके लिए भी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो पहले तो हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1 2 1 1 0 3 2 -3 0, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो कितना हो जाएगा 1, और ये हटा दो 0 -3 3 0, फिर होगा -2, क्या हो जाएगा 1 2 3 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और ये हटा दो, ये हटा दो, तो क्या हो जाएगा 1 2 0 -3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 और -9 2 0 -6 प्लस -3 -0, क्या हो जाएगा 9 + 12 -3, और यहाँ हो गया 21 और -3 18 हो गया। 18 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ए इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इम्प्लाई दैट सॉल्यूशन इज यूनिक। इतना काम करना पड़ेगा। पहले तो क्या होगा, जो यहाँ पर मैट्रिक्स आएगा उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। यदि वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, और जब सॉल्यूशन यूनिक होगा बेटा तभी हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अदरवाइज हम वहीं लिख देंगे कि सॉल्यूशन नहीं होगा या सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। वो भी एग्जांपल बताएंगे कि कब सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, कब सॉल्यूशन यूनिक होगा, सब बताया जाएगा। फिलहाल में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। अब यदि सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा तो हमको क्या करना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा, और ए इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो जितने लोग यहाँ तक समझ गए हैं, हम रब करने जा रहे हैं, इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इरेज करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बोर्ड छोटा है इसलिए कई बार में करना पड़ेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। बी की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमको पहला काम है कि कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर C11,
जो मैट्रिक्स मिटा दिए हैं उसका C11 मतलब इस एलिमेंट का हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो आपको मालूम है कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ये एलिमेंट जिस रो में होगा और जिस कॉलम में उसको हटा लो, और ये क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 और हो जाएगा 0 -3 3 0। और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो प्लस हो गया और ये हो जाएगा 0 -9 9 हो जाएगा। क्लियर। C12 कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2। इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटा लो और इसको हटा लो, क्या बचेगा 1 2 3 0 1 2 3 0। तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये 0 और -6 कितना हो जाएगा +6। बोलिए। चलिए C13 कितना होगा -1 की पावर 1 + 3। किसका कोफैक्टर है, इस वाले एलिमेंट का। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, 1 0 और 2 -3 1 0 2 -3 और ये हो जाएगा -3 -0 हो जाएगा -3। फिर हो जाएगा C21 -1 की पावर 2 + 1 और C21 मतलब इस एलिमेंट का। तो ये जिस रो में है उसको हटाओ, जिस कॉलम में उसको हटाओ, तो बचेगा क्या 2 1 -3 0 2 1 -3 0। ये -1 की पावर 3 होगा, माइनस देगा और 0 -3 कितना हो जाएगा +3। फिर हो जाएगा C22 कितना होगा -1 की पावर 2 + 2 और इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इस जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना उस रो को हटाओ, उस कॉलम को हटाओ, तो बचेगा क्या 1 1 2 0 1 1 2 0 कितना हो जाएगा। ये तो -1 की पावर 4 होगा, प्लस हो जाएगा और 0 -2 -2। क्लियर। C23 है, तो C23 निकालेंगे कैसे, -1 की पावर 2 + 3 और 2 3 मतलब इस एलिमेंट का। तो ये जिस कॉलम में है, जिस रो में हटा दो, 1 2 2 -3 1 2 2 -3। तो ये माइनस हो गया 7 11 1 7 11 1। चलिए ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -3 -4, तो हो जाएगा +7। दिख रहा है ना। चलिए दिख रहा होगा। तो यहाँ तक हो गया। अब लास्ट में 3 और बचे हैं, तो 3 और को यहाँ शुरू करते हैं। C31 कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये एलिमेंट इस कॉलम में, इस रो में हटा दो, तो क्या हो जाएगा 2 1 0 3। ये -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 -0 कितना आएगा 6। मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना, आप लोग नोट करके रख लीजिए, यही है आपका। लेकिन कैसे होगा, रुक जाइए, मैं लिख ले लेता हूँ 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। चलिए 6 आ गया। अब क्या निकालना है आपका C32 निकालना, -1 की पावर 3 + 2 और C32 मतलब इस एलिमेंट का। जब इसको हटा देंगे, इस रो इस कॉलम को, तो 1 1 1 3 1 1 1 3, तो -1 तो 3 -1 कितना होगा -2 और C33 -1 की पावर 3 + 3 और इस एलिमेंट का इस रो में इस कॉलम में हटा, तो 1 2 1 0 1 2 1 0। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 6, तो प्लस दे देगा और 0 -2 आ जाएगा, -2 आ गया। तो ये 9 को फैक्टर हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर दिया। ध्यान से सुनिए, 9 को फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया।
अब क्या हम बनाएंगे, बताए थे एडजॉइंट निकालते वक्त कि जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो आपको क्या करना होगा, इन कोफैक्टरों का हमको एक मैट्रिक्स बनाना होगा। बी नाम देते हैं, बी नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी बी मान चुके हैं, तो कुछ दूसरा नाम दे दीजिए, यहाँ पर डी मान लीजिए। और ये हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 C33। ये आपको बताए थे एडजॉइंट निकालते वक्त या एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालते वक्त कि इन्वर्स निकालने का प्रोसेस ये होता है कि पहले तो जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है उसके सारे कोफैक्टर को लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने के बाद जो कोफैक्टर आ जाएंगे उससे एक मैट्रिक्स बनाइए, और जो मैट्रिक्स बनेगा उनके कोफैक्टर से उसका जो एडजॉइंट होगा, उसका जो ट्रांसपोज होगा, वो एडजॉइंट कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, दिस सिंप्लाइज दैट डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, C11, ये देखो ये C11 C12, तो 9 6 9 6 -3 और क्या हो जाएगा 3 2 7 3 2 7 और 3 -2 7 और फिर हो जाएगा 6 -2 -2। ये आ जाएगा आपका डी। ये डी क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स, कैसा मैट्रिक्स है, कोफैक्टरों का मैट्रिक्स है। किसके कोफैक्टरों का मैट्रिक्स है, जिसका हमको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हुआ है, माइनस हो रहेगा, देखो 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस, देख लीजिएगा 0 और ये -3 बीच में माइनस होता है, तो ये +3 ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -3, क्लियर। डी निकल गया। अब आप जानते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है, डी का ट्रांसपोज। जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन जाए इसका, उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो उसका ट्रांसपोज कर दो, कितना हो जाएगा 9 6 -3 -2 7 और 6 -2 -2। ध्यान से देखिएगा, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो मुझे लग रहा है कि आप ए इनवर्स भी निकाल लोगे, क्योंकि ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो लगा देते हैं। फार्मूला लगा दिया जाए, चलिए ये पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत लंबा है, आप लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा है। हाँ लेंदी है लेकिन टफ नहीं है, बहुत थोड़ा बड़ा होता है लेकिन टफ नहीं है। अब देखिए, आप जानते हो कि ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, बोलिए 18 आया था। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 18 आया था। तो अब क्या हो जाएगा, देखो या तो सारे एलिमेंट में डिवाइड करके लिख दो, या 1/18 इंटू 9 6 -3 -2 7 6 -2 -2। ये हो गया आपका ए इनवर्स। क्या हो गया, ए इनवर्स, ए इनवर्स, क्लियर। अब हम जब ए इनवर्स निकल जाएगा तो याद करिए कि लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स बी एंड एक्स इन सेकेंड। जो सेकेंड इक्वेशन बनाए थे, क्या बनाए थे, ध्यान से देखिए, सेकेंड इक्वेशन बना था आपका x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये बना था सेकेंड इक्वेशन। स्क्रीनशॉट लिए हो तो देखिएगा, या आप लोग क्या करिए कि जब पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग एक कॉपी पे नोट करते जाइए, थोड़ा वीडियो को रोक रोक के आप कॉपी पे नोट करते रहेंगे तो पता रहेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, क्योंकि एक बोर्ड में अट नहीं रहा है और मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो x की वैल्यू क्या है आपका, x y z, और a इनवर्स की वैल्यू क्या है, a इनवर्स की वैल्यू है 1/18 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2।
और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू बताइए, आप लोग लिखे हैं कितना है 7, 11 और 1, 7, 11 और 1 ये। चलिए हमने क्या किया, ए इनवर्स जो निकाले हैं उसको सेकंड वाले में लिख दिया, एक्स की वैल्यू जो थी कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी XYZ, उसको एक्स की जगह लिख दिया और बी की जगह। अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए XYZ, इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 63, ये कितना हो जाएगा -33 और ये कितना हो जाएगा +6, ये बन गया 8। फिर ये जाके सीधा सीधा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 42 और फिर कितना होगा -22 और कितना हो जाएगा -2, कितना होगा -21, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -21 और +77 और -2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हो गया 30 और 6 36 और ये 44 हो जाएगा, 18 और ये कितना हो जाएगा -2 करो -77 और -23, 4 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नहीं 54 हो जाएगा, कितना हो गया 54। अब 1/18 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी भाई, तो 1 जब 18 का 36 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 1/18 का 18 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा और 1/18 का 54 में तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गया। और जब ये आ गया, ये भी क्या है 3x1 का है, ये भी 3x1 का है, तो कंपेयर कर दोगे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बात समझ में आई? टफ है नहीं है, लेंदी है, टफ नहीं है बेटा, लेंदी है, आप आराम से करेंगे समझ में आएगा आपको। चलिए ये तो हुआ कि आप सॉल्यूशन निकाल लिए। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। थ्री क्रॉस 3 का था, इसको कई बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक क्वेश्चन दिया है, यूज मैट्रिक्स, अब हम बोल रहे हैं लिखिएगा, यूज मैट्रिक्स मेथड टू एग्जामिन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। मतलब दिया हुआ है 4x - 2y = 3, 6x - 3y = 5 और आपसे पूछ रहा है कि कॉन्सिस्टेंट है या कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। क्लियर हुई बातें? ये ठीक है। कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, तो चलिए चेक करते हैं। तो इसको पहले तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 6 -2 -3 और x y और क्या हो जाएगा ये 3 y हो गया। अब इसको लिख सकते हैं ax = b, वेयर a = कितना हो जाएगा 4 - 2 6 - 3 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x
बाई बी की वैल्यू 3 5, ये आ गया। अब पहला काम ये होता है कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट चेक करने के लिए जब किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पर जो ए आता है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं। क्या करते हैं? डिटरमिनेंट का। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4 - 2 6 - 3 कितना हो जाएगा? -12 + 12 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। तो देखो जब 0 आ रहा था, हम लिखवाए थे शुरू में प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर हमने इक्वेशन को सॉल्व करना बताया है, पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो पहला टॉपिक है, पहला वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया है कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब तो क्या होगा? सॉल्यूशन यूनिक होगा, मतलब कॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा। लेकिन यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तब यहाँ पर एक चीज़ कैलकुलेट करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 है तब तो कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और यहीं यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू भी 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। ये 3 चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। यदि आपको याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद होगा तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये गलत हो गया है। ये एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 होगा तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, और उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। यूनिक आए या इनफाइनाइट आए, दोनों केस कॉन्सिस्टेंट का होगा। और यदि ये केस आता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी नॉट इक्वल टू 0, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलते हैं उसको क्या? इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि वो नो सॉल्यूशन का केस बन जाता है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्हीं दोनों में से कोई आने वाला है। ये तो आ गया है 0, ये तो केस होगा नहीं। अब या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ये आएगा तो हम बोल देंगे कि कॉन्सिस्टेंट होगा क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, और ये आएगा तो हम बोलेंगे कि इनकॉन्सिस्टेंट होगा क्योंकि नो सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन आए यूनिक या इनफाइनाइट क्या कहलाएगा? कॉन्सिस्टेंट। और सॉल्यूशन ना आए तो क्या कहलाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट में सॉल्यूशन आता है, कैसा भी सॉल्यूशन है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। पिछले वीडियो में इसको बताए थे, ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कई तरीक़ों से, या तो आपको फैक्टर निकाल के कर लीजिए या शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बताया गया है कि आप क्या करिए, जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करिए। मतलब -3 को यहाँ ले जाइए, 4 को यहाँ लाइए, तो कितना हो जाएगा? -3 4। और ऑफ डायगोनल के एलिमेंटों का क्या कर दीजिए? साइन चेंज कर दीजिए। तो माइनस में जो है, मतलब जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या करेंगे हम कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? -3 2 -6 4। -3 2 -6 4। और बी कितना है? 3 5। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? -6 + 10। और कितना हो जाएगा? -18 + 20। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितना हो जाएगा? 4 और 2। और हम देख रहे हैं कि यह आ गया ≠ 0, और जैसे ही एडजॉइंट ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया
तो ये भी जीरो है और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब नो सॉल्यूशन का केस बन गया। और नो सॉल्यूशन का केस बनने का मतलब क्या हो गया? इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। क्या हो गया? इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। क्लियर हो रही बात है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है। 3 का यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो -9 अब +10 कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज़ नॉट इक्वल टू 0 और देयरफॉर given equation are इनकॉन्सिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि ये केस किसका है? ये केस है नो सॉल्यूशन का, और नो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। तो कॉन्सिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे आपको पता चल गया होगा। पहले तो जो दिया होगा वो उसको यहाँ तक लिखेंगे, ए एक्स और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। यदि यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है तब तो यहीं से हम बोलते हैं कि कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्यों कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा? क्योंकि यहीं से पता चल गया कि सॉल्यूशन तो यूनिक होगा। लेकिन जब 0 आ जाता है तो हमको ये चीज़ कैलकुलेट करने पड़ती है, क्योंकि इस पे डिपेंड कर लगता है। ये नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन, और ये भी 0 हो जाता तो क्या हो जाता? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता। और सॉल्यूशन यूनिक आए या इनफाइनाइट आए, क्या कहलाता है? वो कॉन्सिस्टेंट कहलाता है। नो सॉल्यूशन का केस ही क्या कहलाता है? इनकॉन्सिस्टेंट कहलाता है। चूँकि ये 2x2 का था तो हमने कर दिया। आप लोग क्या करिएगा, ये 3x3 के लिए भी इनकॉन्सिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आता है, आप चेक करिएगा। बहुत आसानी से चेक हो जाएगा कंसिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी। कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। यदि 0 हो गया तब तो आपको काम बढ़ जाएगा, आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। और नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब तो वहीं से बोल दोगे कि वो कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। और जब इक्वल टू 0 आ जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी बी में मल्टीप्लाई करोगे। और जब बी में मल्टीप्लाई करने पर ये 0 आ जाता तो क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कॉन्सिस्टेंट। यहाँ तो नॉट इक्वल टू 0 आया है तो नो सॉल्यूशन का केस हो गया। ये क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन का केस। इसलिए गिवन इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट। क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। तो ये तो हो गया 3x3 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। और इसमें हमने आज बताया आपको 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस का सॉल्यूशन। इसके बाद कंसिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी पर बेस्ड एक 2x2 मतलब 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन लेकर हमने बताया। आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन को कराया जाए, तो मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टी, या कह लो थ्योरम कह लो, या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कह लीजिए। और यदि वो क्लास हो जाती है तो लगभग आपका मैट्रिक डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को फिर से एक बार देखिए, सारी वीडियो आपकी पड़ी हुई है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ सक्सेस मंत्रा, उसको सक्सेस करिए और आप भी सक्सेस हो जाइए मैथ्स के साथ, ठीक है। तो यदि वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। थैंक यू।